आइए खबरों की शुरुआत करें। आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ते हुए आपने एक नाम जरूर सुना होगा, कालीकट बंदरगाह। जी हां, कालीकट बंदरगाह, जहां के राजा जमोरिन ने वास्को डिगामा का स्वागत किया था। आपको याद होगा कि वास्को डिगामा एक पुर्तगाली यात्री था। वर्तमान में कालीकट का आधिकारिक नाम है कोझिकोड। इसी कोझिकोड शहर को भारत के पहले यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर का दर्जा दिया गया है। कोझिकोड को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में लिटरेचर कैटेगरी में अक्टूबर 2023 में ही दर्ज किया गया था। अब यह घोषणा आधिकारिक तौर पर हुई है। 2023 में यूनेस्को ने 55 शहरों को इस लिस्ट में जगह दी थी। इनमें भारत से संगीत के क्षेत्र में ग्वालियर और लिटरेचर सिटी के तौर पर कोझिकोड को जगह मिली। मैंने कोझिकोड को ज्यादा हाईलाइट इसलिए किया क्योंकि लिटरेचर की कैटेगरी में यह भारत से शामिल होने वाला पहला शहर है। इस लिस्ट में भारत के अन्य शहरों में से साल 2015 में क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट्स में जयपुर, संगीत की कैटेगरी में वाराणसी, वहीं 2017 में संगीत की कैटेगरी में चेन्नई, 2019 में फिल्म की कैटेगरी में मुंबई, गैस्ट्रोनॉमी की कैटेगरी में हैदराबाद को, वहीं साल 2021 में क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट्स में श्रीनगर को शामिल किया गया था। इस तरह भारत से कुल 8 शहर इस लिस्ट में शामिल हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के समय भी कोझिकोड की भूमिका अहम थी। साथ ही ये शहर दशकों से बुक फेस्टिवल्स के लिए जाना जाता है। इस शहर में 500 से ज्यादा लाइब्रेरीज मौजूद हैं। अब हम एक बार समझते हैं कि यूनेस्को क्रिएटिव सिटी से मतलब क्या है। देखिए, जो शहर क्रिएटिविटी और सांस्कृतिक उद्योगों को विकास के केंद्र में रखते हैं, उन्हें यूनेस्को क्रिएटिव सिटी मानता है। यूसीसीएन यानी यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क को साल 2004 में क्रिएट किया गया था। इसका मकसद है यूनेस्को द्वारा क्रिएटिव सिटीज के तौर पर मान्यता प्राप्त शहरों को एक साथ लाना, जिससे इनके बीच सहयोग को बढ़ावा दिया जा सके। इस नेटवर्क में दुनिया भर से तकरीबन 350 शहर शामिल हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत की यात्रा पर थीं और इस मौके पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात में उन्होंने कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। बांग्लादेश ने भारत को मुख्य पार्टनर, क्षेत्रीय सहयोगी और विश्वासी मित्र बताया। बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना की ये यात्रा कई मायनों में अहम है। दरअसल भारत में हाल ही में 18वीं लोकसभा के चुनाव हुए हैं। नवगठित सरकार के सत्ता में आने के बाद किसी फॉरेन लीडर की ये पहली द्विपक्षीय यात्रा है। इस दौरान दोनों देशों के बीच रेलवे कनेक्टिविटी, डिजिटल डोमेन, ब्लू इकोनॉमी और ग्रीन पार्टनरशिप जैसे समझौते हुए हैं। भारत की तरफ से इस मौके पर बांग्लादेश के लोगों के लिए ई मेडिकल वीजा फैसिलिटी की शुरुआत करने की घोषणा की गई। इससे बांग्लादेश से भारत आने वाले लोगों को मदद हासिल होगी। साथ ही भारत ने बांग्लादेश के रंगपुर में नया असिस्टेंट हाई कमीशन खोलने की बात कही। दोनों देशों के बीच सेपा यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को लेकर वार्ता शुरू हो गई है। भारत ने बांग्लादेश के इंडो पैसिफिक ओशियंस इनिशिएटिव में शामिल होने के निर्णय का स्वागत किया है। दोनों देशों के बीच गंगा रिवर ट्रीटी को रिन्यू करने के लिए भी तकनीकी स्तर की वार्ता पर सहमति बनी है। इस मौके पर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने बांग्लादेश की पीएम को 500 केजी पाइनएप्पल भेजे हैं। इसे फ्रूट डिप्लोमेसी का नाम दिया जा रहा है। क्वीन पाइनएप्पल को बीते साल ही जीआई टैग दिया गया था, यह भी याद रखिए। त्रिपुरा के ये क्वीन पाइनएप्पल अपने बेहतरीन स्वाद और हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू के लिए जाने जाते हैं। 2018 में ही क्वीन पाइनएप्पल को त्रिपुरा का राजकीय फल घोषित किया गया था। बांग्लादेश दक्षिण एशिया में बसा भारत का अहम पड़ोसी देश है। आपको पता है, यह देश पूर्व, पश्चिम और उत्तर में भारत से सीमा साझा करता है। वहीं दक्षिण पूर्व में एक छोटी सी सीमा म्यांमार से भी साझा करता है। दक्षिण में बांग्लादेश की सीमा बंगाल की खाड़ी से लगती है। कर्क रेखा बांग्लादेश से होकर गुजरती है। 25 से 27 जून के बीच भारत में शुगर इंडस्ट्री का एक बड़ा इवेंट होने जा रहा है। दरअसल भारत के नई दिल्ली में 64वीं आईएसओ काउंसिल मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है। 2024 के लिए आईएसओ काउंसिल की अध्यक्षता भारत को सौंपी गई है। भारत आईएसओ का सदस्य है। यहां पर एक डेटा नोट कर लीजिए, भारत शक्कर का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है। यहां आईएसओ से क्या मतलब है? आईएसओ से मतलब है इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन। आईएसओ यूएन से संबद्ध बॉडी है। इसका मुख्यालय है लंदन में। इसमें तकरीबन
85 देश सदस्य के तौर पर शामिल हैं, जो कि वैश्विक स्तर पर 90% शक्कर के उत्पादन में हिस्सेदारी रखते हैं। इस संस्था के मैंडेट में शक्कर का उत्पादन करने वाले, उपभोक्ता और व्यापार करने वाले देशों को एक मंच पर लाना है। इससे शुगर इंडस्ट्री से जुड़ी चुनौतियों पर काम किया जा सकेगा। ISO बायोफ्यूल्स के लिए भी काम कर रहा है, क्योंकि एथेनॉल के उत्पादन में गन्ना दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा फीड स्टॉक है। अब फीड स्टॉक जैसा भारी भरकम शब्द सुनकर आपको परेशान नहीं होना है। फीड स्टॉक से मतलब है रॉ मटेरियल। तो गन्ना एथेनॉल के लिए रॉ मटेरियल का काम करता है। एथेनॉल यानी एथिल अल्कोहल एक तरह का अल्कोहल है, जिसे वाहनों के पेट्रोल में मिलाकर गाड़ियों में फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, और इसका प्रोडक्शन गन्ने की फसल से होता है, लेकिन शर्करा वाली कई अन्य फसलों से भी इसे तैयार किया जा सकता है। अब यहाँ पर शक्कर के उत्पादन में सबसे अहम फसल गन्ना के बारे में भी कुछ बेसिक बातें जाननी चाहिए। गन्ना भारत की महत्वपूर्ण व्यापारिक फसल है, और यह उष्णकटिबंधीय जलवायु में 20 से 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में और 75 से 120 सेंटीमीटर वर्षा में उत्पन्न किया जाता है। भारत में गन्ने के उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। परंपरागत तौर पर गन्ने के उत्पादन में भारत का उत्तरी मैदान गन्ना उत्पादन में सबसे आगे है, लेकिन 60 के दशक के बाद दक्षिण भारत में इसके उत्पादन में वृद्धि हुई है। उपयुक्त जलवायु के चलते दक्षिण भारत में गन्ने की प्रति हेक्टेयर उपज उत्तर भारत की तुलना में अधिक है, यह भी याद रखिएगा। दक्षिण भारत के गन्ने में शर्करा की मात्रा भी ज्यादा होती है। उत्तर भारत में शुष्क ऋतु के लंबे होने के कारण गन्ने का रस जल्दी सूखने लगता है, वहीं दक्षिण भारत में आर्द्र समुद्री जलवायु होने के कारण गन्ने में रस की मात्रा बनी रहती है। इस खबर की अहमियत को समझने के लिए साल 2024 में ही यानी इसी साल आए एक प्रश्न पर गौर करिए। प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत अंतर्राष्ट्रीय अनाज परिषद का सदस्य है। चावल और गेहूं के निर्यात या आयात के लिए किसी देश को अंतर्राष्ट्रीय अनाज परिषद का सदस्य होना आवश्यक है, और सही कथन चुनना था केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो, और सही जवाब है इसका विकल्प ए। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र आज से शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार संसद सदस्य के तौर पर शपथ ली। वे उत्तर प्रदेश के वाराणसी से लगातार तीसरी बार सांसद चुने गए। संसद सदस्य की शपथ के बारे में संविधान के अनुच्छेद 99 में प्रावधान है। 99 के मुताबिक, आर्टिकल 99 के मुताबिक संसद के प्रत्येक सदन का प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची के इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। इस आर्टिकल के मुताबिक संसद के दोनों सदनों के सांसदों को अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त किए गए किसी व्यक्ति के सामने शपथ लेनी होती है। इस शपथ का फॉर्मेट संविधान की तीसरी अनुसूची में दिया गया है। अगर कोई व्यक्ति बिना शपथ लिए सदन में सांसद के तौर पर बैठता है तो उसके लिए 500 रुपए के फाइन का प्रावधान है। इस फाइन का जिक्र कहाँ है? इस फाइन का जिक्र भी संविधान में है, संविधान के आर्टिकल 104 में, अनुच्छेद 104 में। नई लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सांसद भर्तृहरि महताब को लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपथ दिलाई। प्रोटेम स्पीकर के बारे में मैंने न्यूज़@9 में डिटेल में डिस्कस किया था, आप जाकर वहां देख सकते हैं, जिन्होंने बाद में प्रधानमंत्री मोदी यानी कि प्रोटेम स्पीकर ने बाद में प्रधानमंत्री मोदी और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों समेत कई सांसदों को शपथ दिलाने का काम किया। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 3 जुलाई तक चलेगा। आपको बता दें, विपक्ष द्वारा प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति का बहुत विरोध हुआ है, बहुत विरोध दर्ज कराया जा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि वरिष्ठता के आधार पर इस पद के लिए उसके सांसद के सुरेश प्रबल दावेदार हैं। हालांकि सरकार का पक्ष है कि वर्तमान लोकसभा में बिना हारे लगातार सबसे लंबे समय तक सांसद रहने के मामले में भर्तृहरि महताब सबसे वरिष्ठ हैं। आइए देखें आज का टर्म ऑफ द डे। टर्म ऑफ द डे है बैक्टीरियोफेज। इसके नाम में जरूर बैक्टीरिया है, लेकिन ये है एक वायरस, तो ध्यान रखिए ये एक ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया को संक्रमित करता है। इसका जीनोम डीएनए या आरएनए में से किसी एक से बना होता है। बैक्टीरियोफेज को शॉर्ट में केवल फेज भी कहते हैं। इसकी खासियत यह है कि ये केवल बैक्टीरियल सेल में ही रेप्लिकेट करते हैं और केवल बैक्टीरियल सेल को ही संक्रमित कर सकते हैं। मैंने न्यूज़ में कई बार AMR यानी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की बात की है। AMR की चुनौती से निपटने के लिए फेज थेरेपी में कई संभावनाएं देखी जा रही हैं। आइए अब जल्दी से देखें बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला सवाल है, GI टैग प्राप्त क्वीन पाइन एप्पल का संबंध
किस राज्य से है? नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा या फिर अरुणाचल प्रदेश? अगला प्रश्न है, संसद सदस्य की शपथ का प्रारूप संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? अनुसूची 2, 3, 4 या फिर 5? आइए देखिए पिछले बुलेटिन में आपसे क्या सवाल मैंने पूछे थे और सही जवाब क्या है। 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा बनाती है? भारत पाकिस्तान, यूएसए कनाडा, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया या फिर अफगानिस्तान पाकिस्तान? सही जवाब है विकल्प सी, यानी नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया। अगला प्रश्न था, 2028 में ओलंपिक का आयोजन कहां किया जाएगा? ब्रिस्बेन, लॉस एंजल्स, पेरिस या फिर भारत? सही जवाब है विकल्प बी। आइए खबरों की शुरुआत करें। चीन ने अपनी तमाम अंतरिक्षीय सफलताओं की कड़ी में एक और नया अध्याय जोड़ लिया है। दरअसल 3 मई 2024 को चीन ने चांग ई6 मून मिशन लॉन्च किया था। इसे लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट के जरिए वेनचांग अंतरिक्ष प्रक्षेपण स्थल से लॉन्च किया गया था। अब यह दुनिया का पहला ऐसा स्पेसक्राफ्ट बन गया है जो चंद्रमा के उस हिस्से से सैंपल लेकर आया जिसे पृथ्वी द्वारा देखा नहीं जा सकता। देखिए, चंद्रमा का एक हिस्सा पृथ्वी से कभी दिखाई नहीं देता। इसे फार साइड ऑफ द मून कहते हैं। कई बार इसे डार्क साइड ऑफ द मून भी कहते हैं। इसके पीछे एक पूरी वजह है। आइए जानते हैं क्या रीजन है कि हमें चंद्रमा का केवल एक ही हिस्सा दिखता है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी लगाता है। मतलब ये कि चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाने के साथ साथ अपने एक्सिस पर भी घूर्णन कर रहा है। इसीलिए हमें पृथ्वी से चंद्रमा का एक ही हिस्सा दिखता है। इसे ही चंद्रमा का पृथ्वी के साथ टाइडली लॉक होना कहते हैं। इस फेनोमेना को टाइडल लॉकिंग भी कहा जाता है। लंबे वक्त से वैज्ञानिकों की दिलचस्पी चंद्रमा के इस हिस्से को जानने में बढ़ी है। वैज्ञानिकों की खोज के मुताबिक चंद्रमा के इस हिस्से का क्रस्ट ज्यादा मोटा है, साथ ही इस हिस्से में ज्यादा क्रेटर हैं और मैदान हैं। चंद्रमा के इस फार साइड का सबसे पहला इमेज साल 1959 में सोवियत संघ के लूना 3 स्पेसक्राफ्ट ने कैप्चर किया था। वैज्ञानिकों का मानना है कि चंद्रमा के फार साइड से लाए गए सैंपल्स के जरिए चंद्रमा की उत्पत्ति और इवोल्यूशन के बारे में जानकारी मिल सकेगी। साथ ही यह भी पता चल सकेगा कि चंद्रमा का नियर साइड यानी पृथ्वी से दिखने वाला हिस्सा फार साइड से अलग क्यों है। आपको बता दें, चांग ई6 एक 53 दिन लंबा मिशन था। चंद्रमा की कक्षा यानी ऑर्बिट में पहुंचने के बाद इसके ऑर्बिटर ने चंद्रमा के चक्कर लगाने शुरू किए और लैंडर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित एटकिन बेसिन पर उतरा। यहां से इसने स्कूपिंग और ड्रिलिंग के जरिए सैंपल कलेक्ट किए। इन सैंपल्स को ऑर्बिटर ने एक असेंट व्हीकल के जरिए ऑर्बिटर के सर्विस मॉड्यूल को ट्रांसफर किया और ये सर्विस मॉड्यूल पृथ्वी पर वापस आया है। चीन 2030 तक चंद्रमा पर मानव मिशन भेजने की भी योजना बना रहा है। 18वें लोकसभा के गठन के साथ संसद का सत्र शुरू हो चुका है। इस बार मोदी 3.0 कैबिनेट में कुछ बदलाव भी देखने को मिले हैं, जिनमें एक अहम बदलाव है कृषि मंत्रालय में। केंद्रीय कृषि मंत्रालय की कमान मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मिली है। वे मध्य प्रदेश के सबसे लंबे वक्त तक मुख्यमंत्री रहे हैं। उनके कार्यकाल में मध्य प्रदेश ने 7% की सालाना जीडीपी ग्रोथ, वहीं 6.8% की दर से एग्रीकल्चर जीडीपी की ग्रोथ देखी है। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि क्या वे पूरे भारत के स्तर पर एग्रीकल्चर की जीडीपी ग्रोथ बूस्ट कर पाएंगे। साथ ही किसानों की आय में वृद्धि भी एक बड़ी चुनौती है। भारत के पूरे एग्रीकल्चर सिस्टम में रिफॉर्म को समझते हुए विशेषज्ञों द्वारा इसके लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं। इन सुझावों का इस्तेमाल आप अपने मेंस आंसर राइटिंग में कर सकते हैं। पहला सुझाव है कि कृषि मंत्रालय को सबसे पहले ये मानने की जरूरत है कि कृषि का मतलब केवल खाद्य का उत्पादन नहीं होता। कृषि से मतलब पूरे फूड सिस्टम से है, जिसमें उत्पादन से लेकर मार्केटिंग और कंजम्पशन यानी उपभोग तक शामिल होता है। जलवायु परिवर्तन के चलते गंभीर मौसमी इवेंट्स के बीच में कृषि की उत्पादकता को बढ़ाना है, इसलिए क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर में निवेश की जरूरत है। इसके लिए फसलों की हीट रेजिस्टेंट वेराइटीज और मोर क्रॉप पर ड्रॉप जैसी फार्मिंग प्रैक्टिसेस पर खूब निवेश की जरूरत है। इसके लिए उन्हें कृषि के रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर भी कृषि जीडीपी के मुकाबले कम से कम 1% के इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी, जो कि अभी वर्तमान में 0.5% से भी कम है। दूसरा, कृषि मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसानों के पास दुनिया की बेहतरीन तकनीक उपलब्ध है। आज भी भारतीय किसान खेती के लिए पुराने तौर तरीकों पर निर्भर हैं। अगर वैश्विक स्तर के बाजारों में अपनी उपज को बेचना है तो तकनीक के स्तर पर भारतीय कृषि में बहुत काम करने की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा कृषि मंत्रालय को खेतों से लेकर मेगा सिटीज और विदेशों तक एक वैल्यू चेन सेटअप करने की जरूरत भी होगी, जिससे किसानों को उनकी फसलों के उचित दाम मिल सकें। जैसे घरेलू बाजार में अमूल मिल्क के लिए वैल्यू चेन बनाई गई।
इसी लाइन पर फलों और सब्जियों के लिए भी वैल्यू चेन सेटअप करने की जरूरत है। इसके अलावा फर्टिलाइजर सब्सिडी में सुधार की भी जरूरत है। देखिए, कृषि में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम फर्टिलाइजर का उपयोग किया जाता है, लेकिन समस्या है इसके सब्सिडी सिस्टम में। सब्सिडी दी जाती है सबसे ज्यादा नाइट्रोजन में, लगभग 80% सब्सिडी यूरिया में दी जाती है, जिससे तीनों फर्टिलाइजर के बीच का बैलेंस बिगड़ जाता है। इसके अलावा पंजाब और हरियाणा के लिए स्पेशल पैकेज की भी जरूरत है, जिससे इकोलॉजिकल डिजास्टर की चुनौती से निपटा जा सके। हिंदी माध्यम से यूपीएससी की तैयारी करते हैं आप, तो स्टडी IQIS हिंदी के प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच यानी P2I बैच के बारे में तो जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो मैं बताता हूँ। देखिए, P2I बैच में मिलता है 1000 घंटों से ज्यादा की लाइव क्लासेस, पीटी और मेंस के लिए टेस्ट सीरीज, क्रैश कोर्स, डेली करंट अफेयर्स और सीसेट क्लासेस, हर विद्यार्थी के लिए पर्सनल मेंटर, डेली आंसर राइटिंग, पीटी पास करने पर निःशुल्क आवासीय कार्यक्रम ज्वाइन करने जैसे बहुत सारे फीचर। तो 26 जून के बैच से जुड़िए। 30 जून तक एडमिशन जारी है और इस समय आप इसे बेहद सस्ते कीमत पर खरीद सकते हैं, क्योंकि 30 जून तक एक सेल चल रहा है, छूट प्रदान की गई है। पेपर लीक के मामलों में लगातार आलोचना का सामना कर रही उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। दरअसल पेपर लीक मामलों पर लगाम लगाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अध्यादेश जारी करने का प्रस्ताव पारित कर दिया है। इस अध्यादेश में 2 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान किया गया है। साथ ही 1 करोड़ रुपए तक के फाइन की बात कही गई है। उत्तर प्रदेश पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स ऑर्डिनेंस के तहत किए गए सभी अपराधों को कॉग्निजेबल यानी संज्ञेय और नॉन बेलेबल यानी गैर जमानती बनाया गया है। इसके तहत किए गए अपराधों को सेशन कोर्ट में ट्रायल किया जाएगा। जमानत के लिए सख्त प्रावधानों के साथ अपराधों को नॉन कंपाउंडेबल की कैटेगरी में रखा जाएगा। नॉन कंपाउंडेबल से क्या मतलब है? नॉन कंपाउंडेबल क्राइम्स उनको कहते हैं जिनमें सेटलमेंट या हर्जाना देकर जिन्हें शॉर्ट नहीं किया जा सकता, समझौता नहीं किया जा सकता। इनके लिए पूरा ट्रायल किया जाता है। जेल और फाइन जैसे सख्त प्रावधानों के साथ जिन लोगों को इसमें इन्वॉल्व पाया जाएगा, उनकी संपत्ति कुर्क कर ली जाएगी। अध्यादेश में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, यूपी अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, यूपी बोर्ड, राज्य विश्वविद्यालयों और इनके द्वारा नामित प्राधिकरण, निकायों या एजेंसियों द्वारा आयोजित परीक्षाएं सब कुछ शामिल होंगी। इसमें सरकारी नौकरियों में स्थायीकरण और प्रमोशन के लिए होने वाली परीक्षाएं भी शामिल होंगी। इसके तहत फर्जी प्रश्न पत्र वितरित करना और फर्जी रोजगार वेबसाइट बनाना जैसे अपराध भी कवर्ड हैं। आपको 14 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता की आधी रात को ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी की स्पीच याद होगी, लेकिन इस स्पीच से पहले वंदे मातरम, जन गण मन और सारे जहां से अच्छा किसने गाया था? ये गायन सुचेता कृपलानी के द्वारा किया गया था। आज सुचेता कृपलानी की जयंती है। गांधीवादी सुचेता कृपलानी को भारत के किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री के तौर पर जानते हैं। वो साल 1963 में वर्तमान उत्तर प्रदेश राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी। सुचेता कृपलानी का जन्म 25 जून 1908 को अंबाला में हुआ था। भारत की संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं शामिल थीं, जिनमें सुचेता कृपलानी भी थी। सुचेता कृपलानी को 1940 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विमेन विंग ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की स्थापना के लिए भी जानते हैं। वे इसकी फाउंडर प्रेसिडेंट थीं। 1942 में वे भारत छोड़ो आंदोलन में भी हिस्सा लेने वाली महिला थीं। एंटी ब्रिटिश एक्टिविटीज के चलते उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। स्वतंत्र भारत में भी वे संसद सदस्य के तौर पर शामिल होने वाली चुनिंदा महिलाओं में से एक थीं। उनकी किताब अनफिनिश्ड ऑटोबायोग्राफी प्रसिद्ध है। 1971 में वे एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायर हो गई थी। आइए देखते हैं आज का टर्म ऑफ द डे क्या है। आज के टर्म ऑफ द डे में है जेंडर वॉशिंग। कुछ दिन पहले मैंने टर्म ऑफ द डे में ग्रीन वॉशिंग डिस्कस किया था। जेंडर वॉशिंग ग्रीन वॉशिंग से ही मिलता जुलता शब्द है। इसमें कंपनीज ऐसा दिखावा करती हैं कि वे महिलाओं को सशक्तिकरण या उनके हित में काम कर रही हैं, जबकि ये सारा दिखावा कैंपेन और मार्केटिंग एड तक ही सीमित होता है। असलियत में ऐसा होता नहीं। इसे कुछ ऐसे समझते हैं। देखिए, कोई कंपनी जो महिलाओं के मेकअप उत्पाद बनाती है और इन उत्पादों में कार्सिनोजेनिक तत्वों की मात्रा के मामले भी सामने आते हैं, वही कंपनी महिलाओं में होने वाले कैंसर के लिए अवेयरनेस कैंपेन चलाए, तो इसे कहेंगे जेंडर वॉशिंग। कंपनीज को अपनी पॉलिसीज में मैटरनिटी लीव, पीरियड लीव, सेफ वर्कप्लेस जैसी पहलों को शामिल करना होगा, तब महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी बढ़ेगी। जबकि कंपनीज इन नीतियों को लागू करने के बजाय विमेन फ्रेंडली होने का दिखावा भर करती हैं, तो इसे जेंडर वॉशिंग का नाम दिया जाता है। आइए देखते हैं आज की बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल द्वारा किस शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के रूप में मान्यता दी गई है? श्रीनगर, कोलकाता, ग्वालियर या फिर कोझिकोड?
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी? सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, एनी बेसेंट या फिर पद्मजा नायडू? आइए देखें पिछले बुलेटिन मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या है। पहला सवाल था, जीआई टैग प्राप्त क्वीन पाइनएप्पल का संबंध किस राज्य से है? नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा या फिर अरुणाचल प्रदेश? और सही जवाब है विकल्प सी, त्रिपुरा। अगला प्रश्न था, संसद सदस्य की शपथ का प्रारूप संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? अनुसूची 2, 3, 4 या फिर 5? और सही जवाब है विकल्प बी यानी अनुसूची 3। आइए खबरों की शुरुआत करें। तमाम अटकलों के बीच फाइनली 18वीं लोकसभा के स्पीकर का चुनाव हो गया। 18वीं लोकसभा के लिए स्पीकर के पद पर ओम बिरला साहब को चुन लिया गया है। वे लगातार दूसरी बार स्पीकर के पद पर चुने गए हैं। वे राजस्थान की कोटा सीट से सांसद हैं। उनके खिलाफ विपक्ष ने सांसद के सुरेश को उतारा था। लोकसभा के इतिहास में चौथी बार स्पीकर के पद के लिए चुनाव आयोजित किए गए हैं। इससे पहले 1952 में, 1967 में और 1976 में लोकसभा अध्यक्ष के पद पर चुनाव हुए हैं। देखिए, आमतौर पर सत्ताधारी दल का व्यक्ति लोकसभा स्पीकर के पद पर और डिप्टी स्पीकर के लिए विपक्षी दल के सांसद को चुना जाता है। लेकिन इस बार डिप्टी स्पीकर के पद के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच विवाद हो गया, तो चुनाव की प्रक्रिया आयोजित की गई। हालांकि सत्ता पक्ष के पास पर्याप्त सीट्स के चलते ये चुनाव जीतना लगभग तय था। आपको बता दें, पहली लोकसभा में स्पीकर के पद पर जीवी मावलंकर को चुना गया था। सबसे पहले समझते हैं कि लोकसभा स्पीकर का पद एक संवैधानिक पद है। संविधान के अनुच्छेद 93 के मुताबिक लोकसभा अपने सदस्यों में से ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी, और जब जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होता है, तब तब लोकसभा किसी अन्य सदस्य को अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनती है। आमतौर पर स्पीकर का पद लोकसभा के पूरे कार्यकाल तक होता है, लेकिन कुछ कंडीशंस में स्पीकर अपने पद से रिजाइन भी कर सकता है। लोकसभा के स्पीकर का पद संसद में एक अहम पद होता है। इससे शक्तियां 3 स्रोतों से हासिल होती हैं। पहला तो है भारत का संविधान, फिर रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा, और संसदीय परंपराएं शामिल हैं इसमें। स्पीकर के पद के लिए योग्यता की बात करें तो स्पीकर को लोकसभा का सांसद होना चाहिए। लोकसभा स्पीकर के कार्यों की बात करें तो लोकसभा स्पीकर सदन के कामकाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिम्मेदार होता है। स्पीकर संसदीय बैठकों का एजेंडा भी तय करते हैं। सदन में विवाद हो जाने पर स्पीकर नियम के अनुसार कार्रवाई भी करते हैं। लोकसभा स्पीकर किसी मुद्दे पर अपनी राय घोषित नहीं करते, न ही वो किसी प्रस्ताव पर मतदान में हिस्सा लेते हैं। लेकिन अगर प्रस्ताव के पक्ष या विपक्ष में बराबर वोट हों तो निर्णायक वोट, कास्टिंग वोट डाल सकते हैं। साथ ही कौन सा विधेयक धन विधेयक है, ये डिसाइड करने की शक्ति भी लोकसभा के स्पीकर के पास होती है। इसके अलावा संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर के द्वारा ही की जाती है। भारत एक विविधताओं वाला देश है, और ये विविधताएं भारत के हर कोने, हर क्षेत्र में देखने को मिलती हैं। इन्हीं विविधताओं में से एक असम के कामाख्या मंदिर में लगने वाला अंबुबाची मेला है। ये मेला एक सालाना त्योहार है। मान्यता है कि मां कामाख्या साल में एक बार मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी मासिक धर्म में होती हैं, और इसी दौरान मंदिर के पट 3 दिनों के लिए बंद किए जाते हैं। इन्हीं 3 दिनों के दौरान इस मेले का आयोजन किया जाता है। इसमें शामिल होने के लिए पूरे भारत से लोग पहुंचते हैं। इस साल मेले की निवृत्ति यानी समाप्त होने का दिन 26 जून को है। निवृत्ति के दिन ही मंदिर के पट भक्तों के लिए खोले जाते हैं। मां कामाख्या या कामेश्वरी इच्छा की प्रसिद्ध देवी हैं। ये मंदिर असम के गुवाहाटी में नीलाचल पहाड़ी के ऊपर ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर है। कामाख्या मंदिर धरती पर मौजूद 51 शक्तिपीठों में सबसे प्राचीन है। भारत में प्रचलित तांत्रिक शक्तिवाद पंथ का केंद्र बिंदु है। एक मान्यता के मुताबिक इस मंदिर को नरकासुर नाम के राक्षस ने मां कामाख्या के सम्मान में बनवाया था। मंदिर का पुनर्निर्माण कामता राजवंश के अंतिम शासक नर नारायण के संरक्षण में करवाया गया था। मंदिर के आर्किटेक्चर में नागर शैली और मुगल स्टाइल का कॉम्बिनेशन दिखाई देता है। आपको बता दें कि असम भारत के उत्तर पूर्व में स्थित एक राज्य है। ये उत्तर पूर्व में जनसंख्या के मामले में पहले नंबर पर है, क्षेत्रफल के मामले में दूसरे नंबर पर है। असम को लैंड ऑफ रेड रिवर एंड ब्लू हिल्स के नाम से जानते हैं। इस राज्य में भारत के 6 भू आकृतिक विभाजनों में से 3 मौजूद हैं। नॉर्दर्न हिमालय के तौर पर ईस्टर्न हिल्स, उत्तरी मैदान के तौर पर ब्रह्मपुत्र का मैदान और दक्कन पठार के तौर पर कार्बी एंगलोंग मौजूद है। असम अपनी सीमा भूटान, बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और मेघालय से साझा करता है। हाल ही में लांसेट ग्लोबल स्टडीज ने एक डेटा पब्लिश किया है जिसके मुताबिक भारत की आधी आबादी फिजिकली अनफिट है।
लैंसेट के डेटा के मुताबिक भारत की आधी वयस्क आबादी WHO द्वारा फिजिकल एक्टिविटी के लिए जारी की गई गाइडलाइंस पर खरी नहीं उतरती। भारतीय वयस्क आबादी में फिजिकल इनएक्टिविटी की ये दर साल 2000 में 22.3% के आसपास थी, जो साल 2022 में 49.4% है। महिलाओं में फिजिकल इनएक्टिव होने की दर पुरुषों के मुकाबले और ज्यादा है। जहां पुरुषों में ये आंकड़ा 42% है, वहीं महिलाओं में ये आंकड़ा 57% के करीब है। महिलाओं में ये आंकड़ा ज्यादा होने की वजह लंबे वक्त से बैठा एक नोशन है। दरअसल महिलाओं का मानना है कि वे जो घरेलू काम करती हैं वो फिजिकल एक्सरसाइज को रिप्लेस कर सकता है। लैंसेट की माने तो साल 2030 तक भारत की 60% आबादी फिजिकली अनफिट होगी और इस फिजिकली इनएक्टिव होने के चलते जनता में बीमारियों का खतरा बढ़ेगा। आइए एक बार देखते हैं कि WHO फिजिकल एक्टिविटीज को लेकर क्या राय रखता है। WHO के मुताबिक हर वयस्क व्यक्ति को हफ्ते में कम से कम 150 से 300 मिनट के लिए एरोबिक एक्टिविटीज करनी चाहिए। WHO के मुताबिक फिजिकल इनएक्टिविटी वयस्कों में कार्डियोवास्कुलर डिजीज जैसे हार्ट डिजीज, टाइप 2 डायबिटीज, डिमेंशिया और कैंसर जैसी बीमारियों को बढ़ावा देती है। अब सवाल है कि क्या भारतीयों को इस पर चिंता करने की जरूरत है? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल है। दरअसल भारतीयों का जेनेटिक सिस्टम अन्य नस्लों के मुकाबले नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के लिए ज्यादा प्रोन है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से मतलब है हार्ट और डायबिटीज। संघ शासित प्रदेश लद्दाख ने फुल फंक्शनल लिटरेसी हासिल कर ली है। लद्दाख ने उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत 97% से ज्यादा साक्षरता हासिल कर ली। ये घोषणा लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर BD मिश्रा के द्वारा की गई है। एक बार भारत की साक्षरता से जुड़े आंकड़े देख लेते हैं। देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर साक्षरता दर है 74.04। वहीं पुरुषों की अगर साक्षरता दर की बात करें तो यह है 82.14 और महिलाओं की साक्षरता दर है 65.46। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम वित्त वर्ष 2022 से 27 के लिए एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसका मकसद है 15 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को सशक्त बनाना जो स्कूली शिक्षा हासिल नहीं कर पाए। पूरे भारत में लागू ये योजना नई शिक्षा नीति 2020 के मुताबिक है। ये योजना शिक्षा मंत्रालय को स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के द्वारा लागू की जा रही है। वहीं योजना को लागू करने की इम्प्लीमेंटेशन यूनिट स्कूल है। योजना में केवल फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमेरेसी की बात नहीं की गई है, बल्कि इसमें उन कंपोनेंट्स को भी शामिल किया गया है जो 21वीं सदी के नागरिकों की जरूरत है। इसमें क्रिटिकल लाइफ स्किल्स जिसमें फाइनेंशियल लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी, कमर्शियल स्किल्स, हेल्थ केयर एंड अवेयरनेस, चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन एंड फैमिली वेलफेयर इत्यादि शामिल है। वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट, बेसिक एजुकेशन और कॉन्टिन्यूइंग एजुकेशन जिसमें व्यापक तौर पर एडल्ट एजुकेशन शामिल है। योजना के तहत ऑनलाइन टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट सिस्टम यानी OTLAS का प्रयोग करते हुए 5 सालों में 5 करोड़ लोगों में फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की लर्निंग का लक्ष्य है। एक बात और यहां नोट करिए कि शिक्षा मंत्रालय ने प्रोग्रेसिव कदम उठाते हुए हर जगह एडल्ट एजुकेशन यानी वयस्क शिक्षा के स्थान पर एजुकेशन फॉर ऑल कर दिया है। इसके पीछे तर्क है कि वयस्क शिक्षा में 15 साल से ऊपर के सब लोग शामिल नहीं हो पाते। वहीं एजुकेशन फॉर ऑल एक व्यापक शब्द है। आपको बता दें कि लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 को संघ शासित प्रदेश बना है। उससे पहले ये जम्मू कश्मीर राज्य का हिस्सा था। संघ शासित प्रदेश बनने के बाद से ही यहाँ के लोग पूर्ण राज्य के दर्जे के साथ साथ छठी अनुसूची में शामिल राज्यों की तरह विशेष दर्जा चाहते हैं। मांग कर रहे लोगों का कहना है कि यदि सरकार पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दे सकती तो कम से कम लद्दाख को विधानमंडल वाला संघ शासित प्रदेश बनाया जाए। आपको बता दें, संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची में अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा के लिए प्रशासनिक स्वायत्तता का प्रावधान किया गया है। 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम शामिल हैं। 6ठी अनुसूची के तहत शामिल इन राज्यों को अनुच्छेद 244 के प्रावधानों के मुताबिक स्वायत्त प्रशासनिक विभाग गठित करने का अधिकार होता है। इन विभागों को राज्य के भीतर विधायन, प्रशासन और न्यायिक स्वायत्तता हासिल होती है। 5वीं अनुसूची के तहत 6ठी अनुसूची में शामिल राज्यों के अलावा अन्य राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों को लेकर प्रावधान है। वहीं गृह मंत्रालय के मुताबिक लद्दाख को 6ठी अनुसूची में शामिल करना एक मुश्किल काम है। संविधान में साफ है कि 6ठी अनुसूची उत्तर पूर्वी राज्यों से जुड़ी है। देश के अन्य राज्यों के लिए 5वीं अनुसूची मौजूद है। सरकार को ऐसा करने के लिए संविधान में संशोधन करना होगा। चलिए आज का टर्म ऑफ द डे देख लेते हैं। आज का टर्म ऑफ द डे कृषि से जुड़ा है। टर्म है इंटरक्रॉपिंग। आपने कई बार कृषि के मेथड्स पढ़ते हुए इंटरक्रॉपिंग के बारे में सुना जरूर होगा। जब किसान एक साथ
या दो या फिर दो से ज़्यादा फसलों को प्रॉपर रो अरेंजमेंट के साथ उगाते हैं तो इसे इंटरक्रॉपिंग कहते हैं। वहीं जब दो या दो से ज़्यादा फसलें बिना प्रॉपर रो अरेंजमेंट के उगाई जाती हैं तो इसे मिक्स्ड क्रॉपिंग कहते हैं। प्रॉपर रो अरेंजमेंट से मतलब क्या है? देखिए, मान लीजिए किसान गेहूं के साथ मूंग की फसल उगा रहे हैं। जब एक रो में गेहूं और दूसरे में मूंग के सीक्वेंस को फॉलो किया जाएगा तो इसे कहेंगे इंटरक्रॉपिंग। वहीं जब बिना किसी सीक्वेंस के फसलें उगाई जाएंगी तो इसे कहेंगे मिक्स्ड क्रॉपिंग। आइए जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित प्रश्न। सवाल है, भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किस लिए किए गए हैं? अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए, राज्यों के बीच सीमाओं के निर्धारण के लिए, पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकारों और उत्तरदायित्वों के निर्धारण के लिए, या फिर सभी सीमावर्ती राज्यों के हितों के संरक्षण के लिए। अगला प्रश्न है, अंबुबाची मेला भारत के किस राज्य में लगता है? उत्तराखंड, असम, लद्दाख या फिर अरुणाचल प्रदेश। आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या प्रश्न किए थे और उनके सही जवाब क्या है। पहला सवाल है, हाल ही में वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल द्वारा किस शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के रूप में मान्यता दी गई है? श्रीनगर, कोलकाता, ग्वालियर या फिर कोझिकोड। और सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन भारत में किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी? सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, एनी बेसेंट या फिर पद्मजा नायडू। और सही जवाब है विकल्प बी। बीते 10 साल तक खाली रहा लोकसभा में विपक्ष का नेता या लीडर ऑफ अपोजिशन के पद पर फाइनली नियुक्ति हो गई है। इस पद पर रायबरेली से कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी जी को नियुक्त किया गया है। लीडर ऑफ अपोजिशन के पद के बारे में जानने से पहले एक बार समझते हैं कि 10 सालों तक ये पद आखिर खाली क्यों रहा। देखिए, संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के नेता का पद होता है। इसके लिए शर्त होती है कि सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी के पास सदन की कुल सीट्स का कम से कम 10% हो। अब एक बार साल 2014 और 2019 के चुनावों में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस की सीट्स का आंकड़ा देखिए। साल 2014 में 543 सीट्स वाली लोकसभा में कांग्रेस को 44 सीट्स और 2019 के चुनावों में 52 सीट्स हासिल हुई थीं। जाहिर है कांग्रेस के पास लोकसभा में सीट्स का 10% भी नहीं था। इसके चलते कांग्रेस लीडर ऑफ अपोजिशन के पद के लिए दावेदारी भी पेश नहीं कर पाई थी। 2024 के चुनाव में कांग्रेस के पास लोकसभा में 99 सीट हैं, तो अब ये पार्टी विपक्ष के नेता के पद हासिल कर सकती है। अब आते हैं लोकसभा में विपक्ष के नेता के पद से जुड़े प्रावधानों पर। पहली बात तो ये याद रखिए कि विपक्ष के नेता का पद कोई संवैधानिक पद नहीं होता है, लेकिन इसे सांविधिक दर्जा दिया गया है। साल 1977 में द सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ लीडर्स ऑफ ऑपोजिशन इन पार्लियामेंट एक्ट 1977 में विपक्ष के नेता के पद की आधिकारिक स्थिति बताई गई। वहीं भारत में विपक्ष के नेता के पद को सबसे पहली बार मान्यता साल 1969 में दी गई थी। साल 1969 में राम सुभग सिंह पहले लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने थे। भारत में इसे कैबिनेट मंत्री के समकक्ष यानी कि बराबर का दर्जा हासिल होता है। अतीत में राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, सोनिया गांधी, शरद पवार, लालकृष्ण आडवाणी और सुषमा स्वराज जैसे नेताओं ने लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद संभाला है। सदन में विपक्ष के नेता की भूमिका काफी अहम होती है। वे संसद में सभी विपक्षी दलों की आवाज तो बनते ही हैं, साथ ही उनके पास अपनी शक्ति और विशेषाधिकार भी होते हैं। विपक्ष का नेता कई प्रमुख समितियों का हिस्सा होता है। विपक्ष के नेता की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका संयुक्त संसदीय समितियों और चयन समितियों में होती है। ये चयन समितियां प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई, केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, लोकपाल, साथ ही चुनाव आयुक्तों और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी एनएचआरसी के अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पदों की नियुक्ति करती हैं। संविधानवेत्ता आइवर जेनिंग्स के मुताबिक लीडर ऑफ अपोजिशन अल्टरनेटिव प्राइम मिनिस्टर होता है। इस खबर की अहमियत समझने के लिए साल 2018 में पूछे गए एक सवाल पर आइए करते हैं गौर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहली लोकसभा में विपक्ष में सबसे बड़ा राजनीतिक दल स्वतंत्र पार्टी था। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को सर्वप्रथम 1969 में मान्यता मिली थी। लोकसभा में यदि किसी दल के न्यूनतम 75 सदस्य ना हो तो उसके नेता को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता नहीं मिल सकती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? केवल 1 और 3, केवल 2 और 3 या फिर 1, 2 और 3? इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प बी यानी केवल 2। यही कथन सही है।
27 जून को दुनिया भर में एमएसएमई डे यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के लिए दिन मनाया जाता है। साल 2024 के लिए इस दिन की थीम एमएसएमईज एंड द एसडीजीज रखी गई है। एमएसएमई मंत्रालय की साल 2023 की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक भारत में तकरीबन 63 मिलियन एमएसएमई मौजूद हैं। भारत की ओवरऑल जीडीपी में एमएसएमई का जीवीए यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड 29.1% का और भारत के ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में 36.2% की हिस्सेदारी रखती हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमईज ने 2025 तक जीडीपी में 50% की हिस्सेदारी का लक्ष्य रखा है। देश में 51% से ज्यादा एमएसएमईज ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं। एमएसएमई ने ग्रामीण क्षेत्रों में बेहद कम कैपिटल कॉस्ट पर औद्योगिकीकरण को बढ़ावा दिया है। इसके अलावा कृषि के बाद रोजगार मुहैया कराने में एमएसएमईज दूसरे नंबर पर आते हैं। भारत जैसे देश में एमएसएमईज सामाजिक समावेशन में भी भूमिका निभाती हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के मुताबिक 66.27% एमएसएमईज के मालिक सामाजिक तौर पर पिछड़े समूहों से आते हैं। एमएसएमईज को लाभकारी और मार्केट ड्रिवन बनाने के लिए स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज यानी कि स्फूर्ति योजना लॉन्च की गई है। इस योजना को लागू करने वाली एजेंसी कयर बोर्ड है। A scheme for promotion of innovation rural industries and entrepreneurship यानी कि एस्पायर योजना भी एमएसएमई से संबंधित है। योजना का मकसद एमएसएमई सेक्टर में रोजगार और नवाचार को बढ़ावा देना है। आपको बता दें कि 1 जुलाई 2020 से एमएसएमई की नई परिभाषा लागू हुई है, जिसके मुताबिक एक सूक्ष्म उद्यम वह है जिसमें संयंत्र मशीनरी या इक्विपमेंट में 1 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश नहीं होता है। साथ ही कारोबार 5 करोड़ रुपए से अधिक का नहीं होता है। वहीं एक लघु उद्यम वह है जिसमें संयंत्र मशीनरी या इक्विपमेंट में 10 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश नहीं होता है। साथ ही कारोबार 50 करोड़ रुपए से अधिक का नहीं होता है। एक मध्यम उद्यम वह है जिसमें संयंत्र मशीनरी या इक्विपमेंट में 50 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश नहीं होता है। साथ ही कारोबार 250 करोड़ रुपए से अधिक का नहीं होता है। हिंदी माध्यम से यूपीएससी की तैयारी करते हैं आप तो स्टडी IQIS हिंदी के प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच यानी P2I बैच के बारे में तो जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो मैं बताता हूँ। देखिए, P2I बैच में मिलता है 1000 घंटों से ज्यादा की लाइव क्लासेस, पीटी और मेंस के लिए टेस्ट सीरीज, क्रैश कोर्स, डेली करंट अफेयर्स और सीसेट क्लासेस, हर विद्यार्थी के लिए पर्सनल मेंटर, डेली आंसर राइटिंग, पीटी पास करने पर निःशुल्क आवासीय कार्यक्रम ज्वाइन करने जैसे बहुत सारे फीचर। तो 26 जून के बैच से जुड़िए। 30 जून तक एडमिशन जारी है और इस समय आप इसे बेहद सस्ते कीमत पर खरीद सकते हैं क्योंकि 30 जून तक एक सेल चल रहा है, छूट प्रदान की गई है। उड़ीसा के मंत्री नित्यानंद गोंड के बयान के चलते एक खबर पर खूब चर्चा हो रही है। दरअसल मंत्री महोदय इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज के मौके पर एक इवेंट को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार केवल राजस्व खोने के चलते शराब की बिक्री को बढ़ावा नहीं दे सकती। शराब के चलते लोगों की जिंदगियां खराब हो रही हैं। इस खबर से लोगों ने अंदेशा लगाया कि शायद ओडिशा की बीजेपी सरकार शराब पर बैन लगाने का विचार कर रही है। इस पर कुछ लोगों ने खूब आपत्ति जताई कि ओडिशा जैसे राज्य के लिए आर्थिक संकट को बढ़ावा देगा। हालांकि फिर ओडिशा सरकार ने साफ किया कि सरकार का ऐसा कोई विचार नहीं है। अब देखिए, ओडिशा की सरकार ओडिशा प्रोहिबिशन एक्ट 1956 लेकर आई थी। इसे राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल चुकी है। मकसद था राज्य में शराब और नशीली दवाओं के निर्माण, बिक्री और उपभोग पर प्रतिबंध। लेकिन इस एक्ट को अभी तक लागू नहीं किया गया है। शराब राज्यों के रेवेन्यू में एक बड़ा रोल प्ले करती है, इसलिए इस पर प्रतिबंध लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। बावजूद इसके भारत के कई राज्यों में शराब प्रतिबंधित हैं। इन राज्यों में मिजोरम, बिहार, गुजरात, नागालैंड और लक्षद्वीप शामिल हैं। आपको बता दें कि भारत के पूर्वी तट पर बसा ओडिशा अपनी सीमा पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से साझा करता है। इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है, जिसके चलते ओडिशा की तटरेखा तकरीबन 450 किलोमीटर लंबी है। ओडिशा के कोस्टल प्लेन्स को हेक्साडेल्टिक रीजन्स या गिफ्ट ऑफ 6 रिवर्स कहा जाता है। ओडिशा की प्रमुख नदियों में वैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, सुवर्णरेखा और ऋषिकुल्या शामिल हैं। महानदी पर बना हीराकुंड डैम इंजीनियरिंग का नायाब नमूना है। यह दुनिया के सबसे लंबे अर्दन डैम में से एक है। इस डैम पर महात्मा गांधी को ट्रिब्यूट देने के लिए गांधी मीनार भी बनाई गई है। 27 जून को बंकिम चंद्र चटर्जी को उनकी जयंती के अवसर पर याद किया गया। उनका जन्म बंगाल में 27 जून 1838 को नॉर्थ 24 परगना में हुआ था। वे भारत के महान उपन्यासकार और कवियों में से एक थे। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम उनके प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है।
आनंदमठ में बंगाल के प्रसिद्ध सन्यासी विद्रोह का भी जिक्र है। उनके अन्य उपन्यासों में कपाल कुंडल, मृणालिनी, विषवृक्ष, चंद्रशेखर, रजनी, दुर्गेश नंदिनी और देवी चौधरानी शामिल हैं। वे बंगाल में साहित्यिक गतिविधियों को फिर से बढ़ावा देने के लिए लिटरेरी कैंपेन चलाना चाहते थे। इस मकसद को पूरा करने के लिए उन्होंने साल 1872 में बंग दर्शन मैगजीन निकालना शुरू किया। आपको बता दें कि वंदे मातरम को पहली बार कांग्रेस के 1896 के अधिवेशन में गाया गया था। साल 1896 में कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित हुआ था और इसके अध्यक्ष रहीमतुल्ला एम सयानी थे। इसे संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय गीत के तौर पर अपनाया गया। चलिए अब एक नजर डालते हैं आज के टर्म ऑफ द डे पर। आज का टर्म ऑफ द डे है डार्क डीएनए। आपने यूनिवर्स में डार्क मैटर के बारे में सुना होगा। इसे डार्क मैटर कहा जाता है क्योंकि वैज्ञानिक अभी तक इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी जुटा नहीं पाए हैं। ऐसे ही बायोलॉजी की दुनिया में डार्क डीएनए होता है। देखिए, डीएनए से ही हमें एनिमल्स की सारी हिस्ट्री पता चलती है। जीनोम मैपिंग से ही पता चलता है कि जिराफ की गर्दन लंबी क्यों होती है या सांप की लंबाई कैसे मिली। लेकिन कई बार वैज्ञानिकों को जीनोम मैपिंग के दौरान कुछ डीएनए नहीं मिलते, जबकि उस स्पीशीज के इवोल्यूशन के लिए वो डीएनए मौजूद होने चाहिए। इसी मिसिंग डीएनए को डार्क डीएनए का नाम दिया जाता है। अब आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, स्फूर्ति और एस्पायर योजना संबंधित हैं रेलवे, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग, स्वास्थ्य या फिर महिला सशक्तिकरण से। अगला प्रश्न है, हाल ही में पशुधन पर कार्बन उत्सर्जन टैक्स लगाने वाला पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? नीदरलैंड, डेनमार्क, स्पेन या फिर पैराग्वे। अब आइए चलते चलते नजर डाल लेते हैं पिछले बुलेटिन में क्या प्रश्न पूछे गए थे और क्या है उनके सही उत्तर। पहला प्रश्न था, भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किस लिए किए गए हैं? अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए, राज्यों के बीच सीमाओं के निर्धारण के लिए, पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकारों और उत्तरदायित्वों के निर्धारण के लिए या सभी सीमावर्ती राज्यों के हितों के संरक्षण के लिए। इसका सही जवाब है विकल्प ए। अगला प्रश्न था, अंबुबाची मेला भारत के किस राज्य में लगता है? उत्तराखंड, असम, लद्दाख या फिर अरुणाचल प्रदेश। इसका सही जवाब है विकल्प बी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। पीवी नरसिम्हा राव का जन्म 28 जून 1921 को वर्तमान तेलंगाना में हुआ था। वे 1991 से 1996 तक प्रधानमंत्री के पद पर काबिज रहे। वे नेहरू गांधी परिवार के बाहर पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। उन्हें भारतीय आर्थिक सुधारों के जनक के तौर पर जाना जाता है। वे दक्षिण भारतीय मूल के पहले प्रधानमंत्री थे। उन्हें एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के सुधारों के लिए जाना जाता है। उनकी सरकार ने लाइसेंस राज को खत्म किया था। लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण से मतलब होता है कि सरकार के प्रतिबंधों में कमी के साथ ही बिजनेसेस को आयात निर्यात से जुड़े निर्णयों की ज्यादा आजादी दी जाए। वहीं प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण से मतलब होता है सरकार के बजाय उद्योगों के प्रबंधन में निजी क्षेत्र की भूमिका को बढ़ावा देना। ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण, पूरे एलपीजी का मकसद वैश्वीकरण ही है। अगर साधारण शब्दों में कहूं तो वैश्वीकरण का सीधा मतलब है किसी देश की अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था से इंटीग्रेट करना या फिर एकीकृत करना। लेकिन वैश्वीकरण एक बहुआयामी प्रक्रिया है। यह केवल आर्थिक पक्ष तक सीमित नहीं है। इसका प्रभाव सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जैसे सभी आयामों पर होता है। विदेश नीति में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को लुक ईस्ट पॉलिसी के लिए याद किया जाता है। इसमें दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ भौगोलिक, आर्थिक और संस्थागत संबंधों की स्थापना का प्रयास किया गया। आसियान देशों को इस नीति का केंद्रीय भाग माना गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में लुक ईस्ट पॉलिसी को एक्ट ईस्ट पॉलिसी में परिवर्तित किया गया है। स्थानीय निकायों को मजबूती प्रदान करने वाले 73वें और 74वें संविधान संशोधन को नरसिम्हा राव के कार्यकाल में ही लागू किया गया था। साल 2024 में भारत सरकार ने पीवी नरसिम्हा राव को मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा है। लेखिका नीरजा चौधरी के मुताबिक पीवी नरसिम्हा राव अयोध्या को यूनियन टेरिटरी बनाकर उसे वेटिकन सिटी जैसा दर्जा देना चाहते थे। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र की शुरुआत हो चुकी है और इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा और लोकसभा के ज्वाइंट सेशन को संबोधित किया। राष्ट्रपति के अभिभाषण में सीनियर सिटीजन्स को लेकर एक बड़ी घोषणा की गई। राष्ट्रपति के मुताबिक केंद्र सरकार आयुष्मान भारत योजना के तहत 70 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने की योजना बना रही है। अब यहाँ एक बात समझिए, राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्र सरकार के आगे आने वाले एजेंडे का आईना भर होता है।
जरूरी नहीं कि सरकार इसे हाल फिलहाल में ही लागू करने वाली हो, पर इससे ये जरूर तय हो जाता है कि ये प्लान फॉर्मेटिव स्टेज में होगा। आयुष्मान भारत योजना भारत सरकार की फ्लैगशिप स्कीम है। इसकी सिफारिश राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में की गई है। आयुष्मान भारत योजना 2018 में लॉन्च हुई थी। इसके दो मुख्य कंपोनेंट हैं, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स HWCs और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी PMJAY। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत प्रति परिवार हर साल 5 लाख का बीमा मुहैया कराया जाता है। योजना में परिवार के आकार, उम्र और जेंडर पर कोई कैप नहीं है, मतलब परिवार का कोई एक सदस्य या सभी सदस्य इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके तहत द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य सेवाएं निजी और सरकारी हॉस्पिटल्स में हासिल की जा सकती हैं। इसमें लाभार्थियों की पहचान SECC यानी सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना के जरिए की जाती है। इसमें लेटेस्ट SECC 2011 में कराई गई थी, तो इन्हीं आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। योजना के तहत लाभार्थी देश के ऐसे सरकारी और निजी हॉस्पिटल्स में कैशलेस ट्रीटमेंट ले सकते हैं जो इस योजना में लिस्टेड हों। योजना में हॉस्पिटल्स की लिस्टिंग में राज्यों की भूमिका है। इसमें फाइनल डिसीजन राज्यों का ही होता है। मतलब ये कि कौन से हॉस्पिटल्स योजना को लागू करने के लिए शामिल होंगे या किस प्रोसेस के जरिए शामिल होंगे, ये राज्य डिसाइड करते हैं। योजना को लागू करने के लिए NHA यानी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जिम्मेदार है। NHA भारत सरकार के परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय के तहत एक एपेक्स बॉडी है। इसे PMJ यानी आयुष्मान भारत योजना को लागू करने के लिए ही गठित किया गया है। हिंदी माध्यम से UPSC की तैयारी करते हैं आप, तो स्टडी IQIS हिंदी के प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच यानी P2I बैच के बारे में तो जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो मैं बताता हूँ। देखिए, P2I बैच में मिलता है 1000 घंटों से ज़्यादा की लाइव क्लासेस, PT और मेंस के लिए टेस्ट सीरीज, क्रैश कोर्स, डेली करंट अफेयर्स और CSET क्लासेस, हर विद्यार्थी के लिए पर्सनल मेंटर, डेली आंसर राइटिंग, PT पास करने पर निःशुल्क आवासीय कार्यक्रम ज्वाइन करने जैसे बहुत सारे फीचर। तो 26 जून के बैच से जुड़िए। 30 जून तक एडमिशन जारी है और इस समय आप इसे बेहद सस्ते कीमत पर खरीद सकते हैं क्योंकि 30 जून तक एक सेल चल रहा है, छूट प्रदान की गई है। चीन 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस यानी शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के 5 सिद्धांतों की 70वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस इवेंट को चीन में फ्रॉम द 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस टू बिल्डिंग अ कम्युनिटी विथ अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर मैनकाइंड की थीम के साथ आयोजित किया जा रहा है। इन सिद्धांतों को सबसे पहली बार साल 1954 में भारत और चीन के बीच हुए समझौते में पेश किया गया था। भारत में इन सिद्धांतों को पंचशील के रूप में जाना जाता है। पंचशील शब्द बौद्ध धर्म से लिया गया है। ये बौद्ध भिक्षुओं का व्यवहार निर्धारित करने वाले 5 निषेध होते हैं। मतलब ये कि इन कामों को करने की मनाही हर बौद्ध धर्म से जुड़े व्यक्ति के लिए होती है। देखिए, 1954 में चीन के प्रीमियर चाउ एन लाई और भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच तिब्बत मुद्दे को लेकर बातचीत हुई थी। इसी दौरान इन सिद्धांतों का प्रस्ताव चीन के प्रमुख द्वारा किया गया, जिसे भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने समर्थन दिया। पंचशील समझौते को आधिकारिक तौर पर द अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड इंटरकोर्स विथ तिब्बत रीजन नाम से जाना जाता है। इस पर भारत की तरफ से चीन में एम्बेसडर एन राघवन और चीन के विदेश मंत्री के द्वारा साइन किए गए थे। समझौते में दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने से लेकर कई तरह के प्रावधान शामिल थे, लेकिन सबसे अहम प्रावधान था कि इस समझौते में पहली बार भारत ने तिब्बत को चीन का हिस्सा माना था। यह समझौता भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, लेकिन ये विजन 1962 में चीन के साथ हुए युद्ध से खत्म हो गया। आइए पहले समझते हैं पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के ये 5 सिद्धांत हैं क्या। पहला सिद्धांत है एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के लिए परस्पर सम्मान। इसका मतलब है कि हर देश दूसरे की सीमाओं और शासकीय अधिकारों का सम्मान करता है। दूसरा सिद्धांत है परस्पर अनाक्रमण, यानी दोनों देश एक दूसरे पर हमला न करने के लिए सहमत हैं। तीसरे सिद्धांत के मुताबिक एक दूसरे के आंतरिक मामलों में परस्पर हस्तक्षेप न करना शामिल है। चौथा सिद्धांत समानता और पारस्परिक लाभ, यानी दोनों देश यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उनके संबंध दोनों को समान रूप से लाभान्वित करें। और पांचवा सिद्धांत संघर्ष के बिना शांति के साथ रहने की बात करता है। 1954 में भारत और चीन के बीच हुए समझौते के बाद 1955 में इंडोनेशिया के बांडुंग में पहली एशियन अफ्रीकन कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। इस कॉन्फ्रेंस में 10 पॉइंट के एक डिक्लेरेशन को अपनाया गया था, जिसमें पंचशील के 5 सिद्धांत भी शामिल थे। इसी सम्मेलन ने ही नाम यानी गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी। गुटनिरपेक्ष आंदोलन को अंग्रेजी में नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट यानी NAM कहते हैं।
इसके लिए प्रचलित शब्द नाम ही है। नाम के अस्तित्व में आने की कहानी भी 3 दोस्तों की फ्रेंडशिप से शुरू हुई थी। इन दोस्तों में शामिल थे युगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ ब्रोज टीटो, भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और इजिप्ट के गमाल अब्देल नासिर। इन 3 नेताओं ने 1956 में एक मीटिंग की। इस मीटिंग में इन्हें इंडोनेशिया के सुकर्णो और घाना के क्वामे नक्रुमाह का समर्थन मिला। नाम का गठन ब्रियोनी घोषणा पर हस्ताक्षर के साथ हुआ था। ब्रियोनी आइलैंड्स उत्तरी एड्रियाटिक सी में है। वर्तमान में ये आइलैंड्स क्रोएशिया के हिस्से में आते हैं। इन 5 नेताओं को नाम के संस्थापकों के तौर पर जाना जाता है। नाम का पहला सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में पंचशील को इस ग्रुप की आइडियोलॉजी के तौर पर अपनाया गया था। वापस पंचशील पर लौटते हैं। आज भले ही चीन इन सिद्धांतों की एनिवर्सरी मना रहा है, लेकिन अगर इन सिद्धांतों को फॉलो करने की बात की जाए तो चीन की विदेश नीति में इनकी झलक दूर दूर तक नहीं मिलती। चाहे दक्षिण चीन सागर में पड़ोसियों की टेरिटरी पर कब्जा का मामला हो या यूएसए और भारत के साथ चीन के बिगड़े संबंधों का मामला हो, पंचशील चीन के लिए केवल सिद्धांत भर बनकर रह गए हैं। भारत सरकार ने यूनाइटेड नेशंस में हिंदी भाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए 1.169 मिलियन $US का योगदान दिया है। भारत सरकार यूएन में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के मकसद से लगातार प्रयास कर रही है और इसके लिए भारत सरकार ने 2018 में यूएन डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन के सहयोग से हिंदी @UN प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। इस प्रोजेक्ट का मकसद है यूएन की पब्लिक आउटरीच को हिंदी भाषा में बढ़ावा देना, साथ ही वैश्विक मुद्दों की जानकारी हिंदी भाषी लोगों तक पहुंचाना। इसी प्रोजेक्ट के तहत यूएन की यूएन हिंदी न्यूज़ वेबसाइट चलाई जाती है, जिससे यूएन की खबरों की पहुंच हिंदी भाषा में सब तक पहुंचाई जा सके। वैश्विक स्तर पर किए जा रहे ये प्रयास भारत को ग्लोबल लेवल पर बढ़त दिलाएंगे। एक नज़र हिंदी भाषा से जुड़े संवैधानिक प्रावधानों पर डाल लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के मुताबिक संघ की आधिकारिक भाषा हिंदी देवनागरी लिपि में होगी। वहीं संविधान के अनुच्छेद 351 में केंद्र सरकार का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी को बढ़ावा दे। हिंदी भारत की आधिकारिक भाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज है। भारत के अलावा 7 अन्य देशों में हिंदी का इस्तेमाल मातृभाषा के तौर पर करते हैं। इन देशों में फिजी, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, जमैका, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, मॉरिशस एंड फ्रेंच गुयाना है। आपको बता दें, अटल बिहारी वाजपेयी पहले भारतीय नेता थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा को हिंदी में संबोधित किया था। आइए देखते हैं अब टर्म ऑफ द डे में आज क्या खास है। देखिए, आज के टर्म ऑफ द डे में है डेजा वू। ये एक फ्रेंच शब्द है और इसका मतलब होता है पहले से देखा हुआ। कई बार आपने महसूस किया होगा कि किसी घटना या किसी जगह को देखकर आपको लगता है कि यह घटना आपके सामने पहले भी हो चुकी है या आप इस जगह पर पहले भी आ चुके हैं। अगर आप भी ऐसा महसूस करते हैं तो आप अकेले नहीं हैं। इसी स्थिति को कहते हैं डेजा वू। हालांकि असल में आपके साथ ऐसा हुआ नहीं है, न ही असल में इसकी कोई याद है। ये केवल फीलिंग के लेवल पर महसूस होती है। डेजा वू क्यों महसूस होता है, इसके बारे में एक्सपर्ट सीधे तौर पर कुछ बताने में सक्षम नहीं है। एक्सपर्ट्स की माने तो इसके पीछे कुछ थियरीज काम करती हैं, जैसे मेमोरी थियरी, 3D होलोग्राम थियरी और ड्रीम थियरी। तो बताइए, आपको भी कभी डेजा वू फील हुआ है? आइए अब जल्दी से देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला सवाल है, फ्रीडम शील्ड एक्सरसाइज किन 2 देशों के बीच आयोजित की जाती है? जापान दक्षिण कोरिया यूएसए, यूएसए जापान या फिर भारत यूएसए? अगला प्रश्न है, हिंदी @UN प्रोजेक्ट का मकसद है भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं को बढ़ावा देना, भारतीय भाषाओं में लोकलाइजेशन को बढ़ावा देना, यूएन की पब्लिक आउटरीच को हिंदी में बढ़ावा देना या फिर हिंदी साहित्य को वैश्विक स्तर पर मान्यता दिलाना। आइए देखते हैं पिछले बुलेटिन में आपसे क्या सवाल पूछे गए थे और उनके सही जवाब क्या हैं। पहला प्रश्न था, स्फूर्ति और एस्पायर योजना संबंधित हैं रेलवे, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, स्वास्थ्य या फिर महिला सशक्तिकरण। सही जवाब है विकल्प बी। दूसरा प्रश्न था, हाल ही में पशुधन पर कार्बन उत्सर्जन टैक्स लगाने वाला पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? नीदरलैंड, डेनमार्क, स्पेन, पराग्वे। सही जवाब है विकल्प बी।